हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजा साहब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने एनएलएम के पार्ट 3 कर लिए थे। उसको हमने थ्योरी सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया था। अब इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, टॉप 50 क्वेश्चन। ओके, टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे। इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है, जब एक घोड़ा एकाएक दौड़ने लगता है तब घुड़सवार पीछे की ओर गिर जाता है, इसका कारण है। ठीक है, जब घोड़ा एकदम से दौड़ने लगता है तब जो घुड़सवार है वो क्या होता है, विरामावस्था में होता है। जब वो विराम में होता है तो वो पीछे की तरफ झुक जाएगा। ठीक है नहीं, तो इसमें क्या हो सकता है, विराम की जड़त्व के कारण उसके शरीर का ऊपरी भाग स्थिर रहता है तथा निचला भाग घोड़े की साथ गति में आ जाता है। तो ऑप्शन इसमें सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, जब चलती हुई रेलगाड़ी एकाएक रुक जाती है तब यात्री आगे की दिशा में एक आकस्मिक झटका महसूस करते हैं, इसका कारण है। यात्री की सीट का पिछला भाग उसे आगे झटका देता है। जड़त्व के कारण रेलगाड़ी रुकती है तथा यात्री को अपने साथ आगे ले जाती है। ऑप्शन सी देखेंगे, इसमें शरीर का ऊपरी भाग गत्यावस्था में रहता है जबकि शरीर का सीट से संपर्क वाला भाग विराम अवस्था में आ जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है नहीं, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलती हुई रेलगाड़ी जब अचानक रुकती है, ठीक है, तो उसमें जो बैठे हुए यात्री हैं वो आगे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, क्यों झुकते हैं? क्योंकि उनका जो निचला हिस्सा होता है, उनके जो पैर होते हैं वो विराम में होते हैं। ठीक है, सॉरी, गति में होते हैं उनके। ठीक है, और ऊपरी हिस्सा एकदम से किस में आ जाता है, एकदम से गति में आ जाता है। ठीक है नहीं, नीचे वाले हिस्सा जो है, नीचे वाला हिस्सा जो पैर हैं उसके, वो गाड़ी के साथ में विराम में आ जाते हैं, लेकिन ऊपरा हिस्सा विराम में नहीं आ पाता है और वो गति में ही रहता है। ठीक है नहीं, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। ओके, किसी पिंड का जड़त्व वह गुण होता है जिसके कारण वस्तु अपनी विरामावस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, अपनी गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। तो इसमें सिंगल नहीं हो सकता। ठीक है नहीं, विराम अवस्था में भी परिवर्तन का विरोध करती है, गति अवस्था में भी परिवर्तन का विरोध करती है और दिशा में भी परिवर्तन का विरोध करती है। तो तीनों ऑप्शन इसमें सही लग रहे हैं। ऑप्शन डी में देखेंगे, विराम अवस्था तथा गति अवस्था रेखीय गति दोनों का विरोध करती है। ठीक है नहीं, तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है नहीं, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। विराम अवस्था और एक समान रेखीय गति दोनों का विरोध करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, न्यूटन का गति का प्रथम नियम निम्न को व्यक्त करता है। तो प्रथम नियम किसको व्यक्त करता है, जड़त्व को व्यक्त करता है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति नियत वेग से गति करती हुई खुली कार में बैठा हुआ है। वह एक गेंद ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है, तब गेंद गिरेगी। ठीक है, अब व्यक्ति गाड़ी में बैठा हुआ है। ठीक है, जब वो गाड़ी में बैठा हुआ है तो उसके हाथ में गेंद जो है वो भी गति में है। ठीक है, व्यक्ति के साथ वो भी गति में है। जब वो ऊपर की ओर फेंकेगा उसको, ठीक है, जब वो ऊपर की ओर फेंकेगा तब उसका जो क्षैतिज वेग है, ठीक है, क्षैतिज वेग है वो तो नियत रहेगा। ठीक है, और वो उसके हाथ में आकर के गिर जाएगी। ठीक है नहीं, तो ऑप्शन इसमें डी बिल्कुल सही होगा, सीधे व्यक्ति के हाथ में गिरेगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक 5 ग्राम द्रव्यमान की गोली 100 मीटर पर सेकंड के वेग से एक लकड़ी के गुटके में 6 सेंटीमीटर धंस जाती है। तब गोली द्वारा गुटके पर आरोपित औसत बल है। तो इसके लिए हम देखेंगे सबसे पहले कि गोली 6 सेंटीमीटर तक धंस जाती है, इसका मतलब क्या हो रहा है, अवमंदन हो रहा है। तो अवमंदन के लिए क्या करेंगे, b² = u² - 2as। ठीक है, अब गोली रुक जाती है धंसने के बाद में, तो ये 0 हो गया। ठीक है, अंतिम वेग 0 हो गया। प्रारंभिक वेग क्या है, 100 मीटर पर सेकेंड। तो 100 मीटर पर सेकेंड ये हो गया -2a। ये तो हमें फाइंड करना है और s दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर दिया है तो इसको हम 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और मीटर में चेंज कर लेंगे। तब यहाँ से हम a फाइंड करेंगे। जब a फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10⁴। अब ये 10⁻² ऊपर जाएगा, 10⁻, कितना हो गया 2। ठीक है, नीचे कितना है 2 6 12। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, अब ऊपर वाला जो है कितना है 100 है और नीचे वाला यहाँ पर कितना हो गया 10⁻²।
ओके, तो यहाँ से ए आ गया आपका 10⁻6/12, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से हम देखेंगे एफ इजिकल टू क्या होता है, एफ इजिकल टू एम ए होता है, वैल्यू पुट कर देंगे। एम कितना है 5 ग्राम, 5 ग्राम को हम चेंज करेंगे किलोग्राम में, तो -10⁻³ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है हमने जो अभी फाइंड की है 10⁻6। ओके ओके, यहाँ पर कितना हो गया, ये 10⁻6 हो गया, तो 10⁻6/12, ठीक है, 10⁻³ 10⁻6, ठीक है, माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 5/12 मल्टीप्लाई 10⁻3, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 5000, और 5000 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो ये कितना आ जाएगा 12 चौक 48, ठीक है, फिर करेंगे 12 एकम 12 और लगभग ये 12 सत्ते 84, ठीक है, तो यह आ जाएगा 417 न्यूटन। तो ऑप्शन इसमें बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे 1 किलोग्राम का एक पिंड एक डोरी ए से लटकाया गया है, इसके निचले भाग में एक अन्य डोरी सी लगाई गई है। अब यदि डोरी सी पर अचानक झटका दिया जाए तो, अब इस स्थिति में देखेंगे यहाँ पर एक पिंड लटका हुआ है 1 kg का, ठीक है, इतना भाग इसको हम बोल रहे हैं ए बी, ठीक है, यहाँ पर ये रस्सी अलग है या धागा अलग है, ये धागा अलग है, ठीक है, तो BC भाग वाला जो है ये बिल्कुल धागा नीचे, इसमें कोई पिंड नीचे नहीं लटका हुआ। जब हम BC अन्य डोरी C लगाई गई है, तो C को जब हम खींचेंगे या झटके से इसको खींचेंगे, ठीक है नहीं, अब यदि डोरी C पर अचानक झटका दिया जाए, जब इसको अचानक झटका इस पर देंगे तो ये BC भाग टूट जाएगा, ठीक है, BC भाग टूट जाएगा और AB भाग नहीं टूटेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये AB भाग स्थिर है इस पिंड की वजह से, तो बल का जो संचरण होगा वो इस साइड पे नहीं होगा, बल्कि BC भाग टूट जाएगा, ठीक है नहीं। लेकिन अगर इसको धीरे धीरे खींचेंगे, धीरे धीरे अगर खींचेंगे तो AB भाग टूटेगा, ठीक है, लेकिन इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन इसमें बी करेक्ट है, डोरी का BC भाग टूटेगा। ओके, अगला देखेंगे, दिवाली पर छोड़ने जाने वाला रॉकेट 400 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रति सेकंड 0.05 किलोग्राम गैसों को निष्कासित करता है। रॉकेट पर लगने वाले त्वरक बल का मान होगा, ठीक है, तो त्वरक बल हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर देखो बी दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है और यहाँ पर किलोग्राम गैसों को निष्कासित करता है प्रति सेकंड, तो प्रति सेकंड किलोग्राम गैसों का निष्कासित कर रहा है, तो यहाँ पर बी इज इक्वल टू कितना है 400 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर दिया हुआ है dm/dt, ठीक है, dm/dt का मतलब यहाँ पर ये दिया हुआ है कि जो गैसें निकल रही हैं उनका वज़न क्या है, उनका द्रव्यमान क्या है, ठीक है, तो ये दिया हुआ है 0.05 kg, ठीक है, तो प्रति सेकंड 0.05 किलोग्राम गैसेस निकल रही हैं, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर हम निकालेंगे F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है dp/dt, ठीक है। अब यहाँ पर हम एम बी पुट कर लेंगे, जब एम बी पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा dm/dt इंटू v, ठीक है नहीं, तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर 0.05 मल्टीप्लाई 400, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 पंजे 20, तो ये हो जाएगा 20 न्यूटन, ठीक है नहीं, तो 20 न्यूटन इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 9.8 न्यूटन भार की एक वस्तु पर 5 न्यूटन का बल कार्यरत है, वस्तु में त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगा। अब इसके लिए हम निकालेंगे तो 5 न्यूटन का बल कार्यरत है, ठीक है, 9.8 न्यूटन भार की वस्तु पर, ठीक है, तो F इज इक्वल टू क्या होता है m a होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम a फाइंड कर सकते हैं F/m, ठीक है, F/m। अब हमें यहाँ पर F तो पता है, F कितना है 5 न्यूटन है, लेकिन m नहीं पता है, तो m हम कहाँ से निकालेंगे, m हम यहाँ से निकालेंगे mg इज इक्वल टू दिया हुआ है 9.8, ठीक है। अगर हम यहाँ पर g की वैल्यू 9.8 पुट करते हैं तब यहाँ पर कितना हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे इसको और m की वैल्यू आ जाएगी 1 kg, ठीक है नहीं, और 1 kg हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो कितना आ गया, a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
ठीक है नहीं, तो ये आ गई ए की वैल्यू और ऑप्शन इसमें बी करेक्ट होगा। ओके, डब्ल्यू भार का एक पैराशूटधारी पृथ्वी पर टकराने पर ऊपर की तरफ 3G त्वरण के साथ विराम में आता है, तो उतरने के दौरान पृथ्वी द्वारा उस पर आरोपित बल है। ठीक है, तो पैराशूटधारी एक पैराशूट ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका भार कितना है, इसका भार है W। ठीक है, W भार है इसका। जब वो उतरता है तो 3G त्वरण के साथ में विराम में आता है। इसका मतलब क्या है कि जब वो ज़मीन से टकराता है तो उसके बाद में 3G त्वरण से ऊपर उछलता है। ठीक है नहीं, तो उस पर क्या होगा, उस पर एक फोर्स काम करेगा। ठीक है, तो फोर्स क्या होगा इसमें, R। तो R माइनस W इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होगा, यहाँ पर 3G दिया हुआ है, तो 3G दिया हुआ है तो W अपॉन G इंटू 3G। ठीक है, W अपॉन G हमने क्यों लिखा, क्योंकि W यहाँ पर क्या है, भार है। ठीक है, जबकि हम भार कैसे निकालते हैं, M इंटू जी। ठीक है, M इंटू जी, जब W को हमने G से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर क्या आ गया, M आ गया, और M को मल्टीप्लाई करेंगे त्वरण से 3G। अब G से G कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया R माइनस W इज इक्वल टू 3W। ठीक है, तो R इज इक्वल टू हो गया 4W। ठीक है नहीं, तो R इज इक्वल टू 4W, इसमें ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, आगे देखेंगे। 0.3 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर बल F इज इक्वल टू माइनस KX कार्यरत है, जहाँ K इज इक्वल टू 15 न्यूटन पर मीटर है। वस्तु का प्रारंभिक त्वरण क्या होगा जब इसे मूल बिंदु से 20 सेंटीमीटर दूरस्थ बिंदु से छोड़ा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जो स्प्रिंग का बल है, ठीक है, स्प्रिंग में जो बल है F इज इक्वल टू माइनस KX। F इज इक्वल टू एक होता है माइनस KX। ठीक है, ये होता है स्प्रिंग के लिए, और F इज इक्वल टू MA होता है। ठीक है, तो माइनस KX वैल्यू पुट करेंगे हम इसमें क्या निकालना है, हमें A निकालना है इसमें, तो त्वरण A इज इक्वल टू KX अपॉन M। ठीक है नहीं, KX अपॉन M। अब यहाँ पे K की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 15 मल्टीप्लाई X कितना है 20 सेंटीमीटर। अब इसको 20 को चेंज करेंगे मीटर में, तो माइनस का 2 10 टू द पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे डिवाइड करेंगे M से। M कितना है 0.3, तो 0.3 किलोग्राम। ठीक है नहीं, अब ऊपर कितना दिया हुआ है, ऊपर यहाँ पर पॉइंट जब हटाएंगे तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 5 जा। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर कितना हो गया 5 दूनी 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 1000, और यहाँ पर कितना है 10 की पावर माइनस 2, तो यहाँ पर आ गया आपका 10। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है नहीं, तो इसमें ऑप्शन आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे। एक लिफ्ट में रखी भार मापी तुला पर एक व्यक्ति खड़ा है। स्थिर अवस्था में उसका भार कितना है 40 किलोग्राम अंकित होता है। यदि लिफ्ट ऊपर की ओर 2 मीटर पर सेकंड के त्वरण से उठना आरंभ कर दे तो तुला में अंकित भार का मान होगा। हमने लिफ्ट वाला बताया था, तो क्या था लिफ्ट के लिए, ठीक है, तो इसमें लिफ्ट का भार mg, ठीक है, और लिफ्ट का ऊपर की तरफ, ठीक है, प्रतिक्रिया बल। तो r इसमें क्या होगा, जब ब्राम में है तो r इज इक्वल टू mg होगा, ठीक है, बताया था हमने। लेकिन जब वो a त्वरण से जब ऊपर की ओर जाएगा तब क्या कंडीशन आएगी, तब यहाँ पर ये कंडीशन आएगी r माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तब r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एम जी प्लस ए, ठीक है। अब m कितना है वैल्यू पुट कर देते हैं। m इसमें कितना हुआ है 40 किलोग्राम भार पहले दिया हुआ था, तो यहाँ पर 40 किलोग्राम भार है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 40, ठीक है। तो m g की वैल्यू 10 पुट कर लेंगे और m इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 4 किलोग्राम, ठीक है। अब ये 4 किलोग्राम यहाँ पर पुट करेंगे, 4 g की वैल्यू 10 दी हुई है और a कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 2, तो 4 मल्टीप्लाई 12 कितना हो गया 12 चौक 48, तो 48 न्यूटन, ठीक है। तो 48 न्यूटन हो गया यहाँ पर ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन
डी। अब यहाँ पे किलोग्राम क्यों दिया हुआ है? क्योंकि वेट है, वज़न है, तो किलोग्राम भार होता है हमेशा, लेकिन लिखते क्या है उसके लिए? किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पर ये वज़न जो होता है वो भार होता है, बल होता है। ठीक है, तो 48 न्यूटन कह लो इसको, या 48 किलोग्राम भार कह लो। ठीक है, एक ही चीज़ है, तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी गेंद का द्रव्यमान 0.2 किलोग्राम है जो 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान है। यदि इसे 0.1 सेकंड में रोक दिया जाता है तो गेंद पर कार्य करने वाला बल है। ओके, तो बल इजिकल टू क्या होता है? बल क्या होता है? हमने पढ़ा था dp/dt होता है। ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर होता है। अब संवेग यहाँ पर क्या है? संवेग यहाँ पर लेंगे तो m × db। ठीक है, m b, क्योंकि यहाँ पर वेग में कोई चेंज नहीं है तो यहाँ पर b ले लेंगे, तो एम बी, और नीचे कितना है? टाइम। ओके, तो एम बी, m कितना दिया है? 0.2, v कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड, t कितना है? 0.1। ठीक है, नहीं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकते हैं, 2 दूनी 4, कितना हो गया? 40 न्यूटन। ठीक है, 40 न्यूटन, ऑप्शन इसमें ए करेक्ट होगा। एक व्यक्ति का लिफ्ट में भार, जब लिफ्ट स्थिर है, ठीक है, जब वह एक समान त्वरण ए से नीचे जाती है तो का अनुपात 3:2 है, तो ए का मान है। इस कंडीशन में हमने बताया था जब लिफ्ट जब स्थिर है तब क्या होता है? R = mg होता है। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में जब ए त्वरण से वो नीचे की तरफ जा रही है, जब नीचे की तरफ जा रही है तब क्या कंडीशन आएगी? ठीक है, तब क्या कंडीशन आएगी देखते हैं। जब वो ए त्वरण से नीचे जा रही है तब इसमें कंडीशन आ जाएगी mg - r = ma। ठीक है, तो r = क्या हो जाएगा? mg - a। ठीक है, mg - a। ठीक है, अब दोनों का अनुपात दिया हुआ है तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे mg / mg - a। कितना दिया है? 3:2। ठीक है, m से m कैंसिल कर सकते हैं, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2g, 2g = 3g - 3a। तब यहाँ से 3a बराबर कितना हो जाएगा? g, और a बराबर आ जाएगा g/3। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन बी। ओके, आगे देखेंगे, स्प्रिंग तुला से लटका हुआ पिंड तथा एक व्यक्ति ऊपर की ओर उठते हुए हवाई जहाज़ में बैठे हैं, तब स्प्रिंग तुला द्वारा दर्शाया जाने वाला पिंड का भार है। ठीक है, ऊपर की ओर, ठीक है, हवाई जहाज़ में बैठा हुआ है और अब हवाई जहाज़ ऊपर की तरफ जा रहा है, तब क्या होगा? पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। ठीक है, पहले बढ़ेगा क्यों? पहले इसलिए बढ़ेगा, अभी हमने बताया था r और नीचे mg। ठीक है, अगर ऊपर जा रहा है तब क्या होगा? तब होता है इसमें r - mg = ma, तब r = mg + a। ठीक है, तो r = m, g इफ़ेक्टिव जो है, ठीक है, जी इफ़ेक्टिव की वैल्यू बढ़ जाती है। जब हम ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? जी इफ़ेक्टिव की वैल्यू बढ़ जाती है। किसकी वजह से? त्वरण की वजह से। त्वरण की वजह से जी इफ़ेक्टिव की वैल्यू बढ़ जाती है और भार बढ़ जाता है। तभी कंडीशन हो गई पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। क्यों? फिर इसलिए घटेगा कि गुरुत्व के कारण, ठीक है, गुरुत्व के कारण जी की वैल्यू कम होगी। जब हम पृथ्वी से ऊपर जाएंगे, जितना हम ऊपर जाएंगे उतनी वैल्यू घटती जाएगी। ठीक है नहीं? तो इस वजह से क्या होगा? पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल करेक्ट है। ओके, स्थिर लिफ्ट में सरल लोलक का आवर्तकाल t है। यदि लिफ्ट g/3 त्वरण से ऊपर की ओर गति करने लगे तो नया आवर्तकाल होगा। ओके, तो नया आवर्तकाल क्या होगा? तो सरल लोलक के आवर्तकाल के लिए क्या होता है फार्मूला? t = 2π√L/g। ठीक है, अब लिफ्ट के ऊपर जाने से उसके L में तो लंबाई में तो उसकी वृद्धि हो नहीं जाएगी। ठीक है, लंबाई में कोई वृद्धि नहीं होगी, लेकिन जी इफ़ेक्टिव जो है यहाँ पर ये चेंज हो सकता है। तो जी इफ़ेक्टिव क्या होगा ऊपर जाने पर, वो हम देखेंगे। t = 2π√L/g + a। ठीक है, तो इसमें a प्लस हो जाएगा। a प्लस क्यों होगा? हमने बताया था जब ऊपर जाती है तो क्या होता है?
लिफ्ट जब ऊपर जाएगी तो उसमें त्वरण ऐड हो जाता है, ठीक है नहीं, जैसे हमने आर के लिए बाहर के लिए भी देखा था, क्या था, एम जी प्लस ए था, ठीक है। तो उसी कंडीशन में इसमें क्या होगा, जी प्लस ए होगा, इसको हमें याद रखना है। और यहाँ पर हो जाएगा टी इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस ए अपॉन जी अपॉन 3, ठीक है, जी अपॉन 3। तो वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल, यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको एलसीएम लेंगे तो 4g अपॉन 3 हो जाएगा, और 3 जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा 4g, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 3 और नीचे आ जाएगा 2, और 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ये हो गया अंडर रूट 3 अपॉन 2 टी, ठीक है। तो अंडर रूट 3 अपॉन 2 टी, तो ऑप्शन इसमें बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1 सेकंड लोलक रॉकेट में रखा हुआ है, इसके दोलनों का आवर्तकाल घटता जाएगा यदि रॉकेट एक समान त्वरण से नीचे आ रहा है, पृथ्वी की चारों ओर भूस्थायी कक्षा में घूमता है, एक समान वेग से ऊपर की ओर जा रहा है, एक समान त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऑप्शन इसमें डी करेक्ट होगा, ठीक है। तो आवर्तकाल कब घटेगा, आवर्तकाल जब घटेगा जब t इज़ इक्वल टू, अभी हमने बताया था t इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, और g इफेक्टिव जो है, ठीक है, g प्रभावी की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो t घटेगा, और g प्रभावी की वैल्यू अगर कम होगी, ठीक है, तो t की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा होगा, जी प्रभावी यहाँ पर बढ़ रहा है, जब बढ़ रहा है तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, आगे देखेंगे। किसी द्रव्यमान पर लगने वाला बल F इज इक्वल टू 6I माइनस 8J प्लस 10K है तथा उत्पन्न त्वरण 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वस्तु का द्रव्यमान होगा। तब इस कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर F का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। F का मैग्नीट्यूड यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे, तब यहाँ पर क्या आएगा, 6 का करेंगे तो 36 प्लस 8 का करेंगे 64 प्लस 100, अब ये हो जाएगा यहाँ पर 200, और इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 10 अंडर रूट 2। ओके, तो यहाँ से आ गया F इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 2 न्यूटन। ओके, अब यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, हमें वस्तु का द्रव्यमान फाइंड करना है। तो F इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। तो यहाँ से हम m फाइंड करेंगे F अपॉन ए। F कितना है, 10 अंडर रूट 2, ए कितना है 1, तो यहाँ से कितना आ गया 10 अंडर रूट 2 किलोग्राम, ठीक है। m इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 2 किलोग्राम। ओके, तो ऑप्शन इसमें कौन सा हो गया, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो गया। ओके, एक विमीय गति करती हुई वस्तु का रेखीय संवेग p समय के साथ समीकरण के अनुसार परिवर्तित होता है, जहां a तथा b धनात्मक नियतांक है। वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल होगा। अब परिणामी बल क्या होगा, तो p इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रेखीय संवेग है ना, तो p इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर है। तब यहाँ पर क्या करेंगे, तब यहाँ पर इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, dp अपॉन dt। ओके, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, अचर पद है। यहाँ पर bt स्क्वायर दिया जाएगा 2bt। ओके, 2bt हो जाएगा। अब यहाँ पर dp अपॉन dt क्या होता है, ठीक है, गति के दूसरे समीकरण से dp अपॉन dt, सॉरी तीसरे समीकरण से dp अपॉन dt इजिकल टू क्या होता है, f। ओके, f इज इक्वल टू हो गया 2vt, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, f अनुक्रमानुपाती t के, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। तो परिणामी बल किसके समानुपाती होगा, t के समानुपाती होगा। ओके, जब किसी गतिशील वस्तु की चाल को दोगुना किया जाता है, तो गतिशील वस्तु की चाल को अगर दोगुना करेंगे तो इसका त्वरण दोगुना हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। इसका संवेग दोगुना हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा दोगुनी नहीं होगी, ठीक है। अगर
वेग को या चाल को दोगुना करते हैं तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुनी होगी। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी। ऑप्शन इसमें बी ही करेक्ट होगा। ठीक है, संवेग 2 गुना हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि P इजिकल टू क्या होता है, mb होता है। जब यहाँ पर हम B दोगुनी कर रहे हैं तो यहाँ पर P भी कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है नहीं, तो ऑप्शन इसमें बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल में तैरना संभव होने का कारण है। तो जल में तैरना संभव होने का कारण क्या है। ठीक है, जल में हम जब तैरते हैं तो क्या होता है, हम पानी को पीछे की तरफ धकेलते हैं। जब पानी को हम पीछे की तरफ धकेलते हैं, ठीक है, तो पानी हमारे ऊपर बल लगाता है आगे की तरफ, ठीक है, विपरीत दिशा में। ठीक है नहीं, तो इसी को क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, और न्यूटन के गति का तीसरा नियम भी कहते हैं। तो ऑप्शन इसमें सी बिल्कुल करेक्ट होगा। एक व्यक्ति एक स्प्रिंग के प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। ठीक है, तो एक स्प्रिंग के प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म बना लिया और इस पे जो है खड़ा हुआ है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है कि 60 किलोग्राम भार उसका पाठ्यांक है, उसका तुला का। ठीक है, यदि व्यक्ति प्लेटफॉर्म के बाहर की ओर कूदता है तब तुला का पाठ्यांक क्या होगा। लेकिन जब वो कूदेगा तो क्या होगा, स्प्रिंग गति करेगा। अभी स्प्रिंग क्या है, दबा हुआ है, उसके खड़े होने से क्या है, उसके वजन की वजह से स्प्रिंग दबा हुआ है। फिर स्प्रिंग जो है गति करेगा, स्प्रिंग उछलने लगेगा। ठीक है, जब उछलने लगेगा स्प्रिंग तो उसमें त्वरण पैदा होगा। जब त्वरण पैदा होगा तो क्या होगा, तब क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू जी प्लस ए। ठीक है, R इज इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए की वजह से उसका भार बढ़ेगा। ठीक है, तो पहले भार बढ़ेगा, उसके बाद शून्य हो जाएगा। शून्य कब हो जाएगा, जब वो कूद जाएगा, जब वो व्यक्ति उस प्लेटफॉर्म से कूद जाएगा। ठीक है, तब पाठ्यांक जो है 0 हो जाएगा। ठीक है नहीं, तो ऑप्शन इसमें आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा। एक ठंडा पेय पदार्थ तुला पर रखा है, जब उसका ढक्कन खोल दिया जाता है तो उसका भार, जब ढक्कन खोल देंगे तो उसका भार क्या होगा, उसका भार बढ़ेगा। तो ऑप्शन इसमें ए बिल्कुल करेक्ट है। स्प्रिंग में तनाव है, तो इस स्प्रिंग में तनाव क्या होगा ये हम देखते हैं। 5 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है इस डायरेक्शन में, और 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर हम बीच में तनाव देखेंगे स्प्रिंग पर, तब क्या होगा, इधर से 5 न्यूटन है, तब यहाँ पर इस कंडीशन में मान लिया यहाँ पर टी तनाव है। ठीक है, तो टी तनाव वो किसकी वजह से है, वो टी तनाव इस 5 न्यूटन के फोर्स की वजह से। अगर ये 5 न्यूटन का फोर्स ना लगे तो इसमें कोई तनाव नहीं होगा, तब तनाव 0 हो जाएगा। ठीक है नहीं, लेकिन जब 5 न्यूटन की वजह से इसमें तनाव है तो इस स्प्रिंग के, ठीक है, इस स्प्रिंग के बीच में जो कण होंगे, ठीक है, आयरन के, अगर मान लिया आयरन का स्प्रिंग है तो आयरन के जो कण होंगे, तो कण पर हम 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो उस कण पर जो तनाव होगा वो भी कितना होगा, 5 न्यूटन का ही होगा। ठीक है नहीं, तो ऑप्शन इसमें सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 150 ग्राम द्रव्यमान की व 20 सेंटीमीटर पर सेकंड की चाल से आती हुई गेंद को एक क्रिकेट खिलाड़ी कैच करता है। इस प्रक्रिया में 0.1 सेकंड लगता है। गेंद द्वारा खिलाड़ी के हाथ पर लगाए गए बल का मान होगा। ओके, तब इस कंडीशन में क्या होगा, m कितना दिया हुआ है, 150 ग्राम। इसको हम चेंज करेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, और ये हो गया kg में। ठीक है, किलोग्राम में। वेग कितना है, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और कितने टाइम तक, 0.1 सेकंड लगता है। ठीक है, उसको पकड़ने में, हाथ में मतलब गेंद को पकड़ने में। ठीक है, तब इसके लिए क्या होगा, तब इसके लिए हम देखेंगे तब यहाँ पर P कितना होगा, P इज इक्वल टू हो जाएगा mb। m कितना है, 150 गुणा 10⁻³ b की वैल्यू 20, वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ पर कितना है, ये ओके 10⁻³ है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूनी 30 हो गया, ये हो गया 3000 मल्टीप्लाई 10⁻³
ये हो गया आपका 3, ठीक है नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया 3। 3 क्या होगा ये 3 हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है नहीं, पी आ गया। अब यहाँ पर एफ हमें निकालना है, तो एफ क्या होता है dp/dt, तो dp कितना है 3 है, और dt 0.1 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये कितना हो गया 30, तो यहाँ पर आ गया 30 न्यूटन, ठीक है। तो F = 30 न्यूटन, ऑप्शन इसमें बी एकदम करेक्ट होगा। निम्न में किस स्थिति में बल की आवश्यकता नहीं होती है? तो बल की आवश्यकता नहीं होती कण की वृत्तीय गति में, गलत, क्योंकि वहाँ पर अभिकेंद्रीय बल भी होता है। कण की रेखीय गति में, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं हो सकता। कण का संवेग स्थिर रखने में, ठीक है, तो ये करेक्ट हो सकता है, क्योंकि कण का रेखीय संवेग तभी संरक्षित रहता है जब उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो ऑप्शन सी इसमें एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन डी देखने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। पाँच किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को किसी नत समतल पर रखी हुई स्प्रिंग तुला से लटकाया गया है, ठीक है। तो किसी स्प्रिंग तुला से लटकाया गया है, तब इस कंडीशन में देखेंगे कि स्प्रिंग तुला से लटकाया गया, स्प्रिंग तुला का पाठ्यांक होगा, ठीक है। तब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हम देखेंगे तो m, इसका भार mg नीचे की तरफ, mg cos 30, ठीक है, और 36 घटक क्या होगा इसका mg sin 30, ठीक है। तो स्प्रिंग तुला का जो पाठ्यांक होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर R = mg sin 30 के इक्वल होगा ये, ठीक है। तो mg sin 30, m कितना है 5 kg, g कितना है यहाँ पर g 10 ले लेते हैं, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक है। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 5 जा कितना हो गया 5 5 जा 25 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो गया R = 25 न्यूटन। तो ऑप्शन इसमें आपका बी करेक्ट होगा, ओके। 1000 किलोग्राम की एक गाड़ी घर्षण रहित क्षैतिज पटरी पर 50 किलोमीटर/घंटा के वेग से चल रही है। 250 किलोग्राम का एक द्रव्यमान इसमें गिराया जाता है। अब जिस वेग से यह चलेगी वह होगा, ठीक है। तो जिस वेग से वो चलेगी वह क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम देख सकते हैं सबसे पहले जो रेखीय संवेग होता है वो क्या होता है संरक्षित रहता है, ठीक है। तो रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा, यहाँ पर mb = कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये हमें पता है। अब यहाँ से लिख सकते हैं हम m1b1 = m2b2, ठीक है, m1b1 = m2b2। अब यहाँ पर देखेंगे m1b1 क्या है, m1b1 क्या है, m1 = यहाँ पर 1000 है, ठीक है, 1000, और b1 कितना है 50 किलोमीटर/घंटा। इसको हम चेंज कर सकते हैं 50 किलोमीटर को, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड पे, ठीक है। इसको अभी ऐसे ही लिख लेते हैं। दूसरा दिया हुआ है 250 किलोग्राम, तो m2 कितना दिया है 250, ठीक है। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। जब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट करते हैं तो 1000 मल्टीप्लाई 50 × 5/18 बराबर 250, ठीक है। B2 हमें निकालना है। अब यहाँ पर देखो 250 दिया हुआ है, 250 यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं 50 और 5 से, ठीक है। 50 पंजे 250 हो गया, 250 से 250 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम B2 फाइंड कर सकते हैं। तो B2 = कितना हो गया 1000/18, ठीक है। 1000/18 किस में आया ये मीटर पर सेकंड में, लेकिन किस में दिया है ऑप्शन में किलोमीटर/घंटा में। इसको हम चेंज कर सकते हैं 1000/18 मल्टीप्लाई 18/5, ठीक है। 18 से 18 कैंसिल कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर देंगे इसको, 5 2 = 10, ठीक है। 200 हो गया, सॉरी 20 हो गया, कितना आ गया यहाँ पर 20, ठीक है नहीं,
1 मिनट, 1000, 50, 250। ओके, तो हमारा यहाँ पर आंसर आ रहा है 200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है 200 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर 20 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो सकता है 200 ही हो। ठीक है, मिसप्रिंट हो सकता है यहाँ पर, तो 200 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो यहाँ पर 200 अगर कर लेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, किसी पिंड पर 250 न्यूटन का बल आरोपित करने पर उसे 125 किलोग्राम मीटर पर सेकंड विसंवेग प्राप्त होता है। ठीक है, पिंड पर कितने समय तक बल कार्य करता है। ओके, अब इसमें हम देखेंगे तो सीधे हम इसको फाइंड कर सकते हैं F इज इक्वल टू dp/dt से, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है। ठीक है, तो टाइम क्या लिखेंगे, t इज इक्वल टू p/f, और p कितना दिया हुआ है 125 और f कितना है 250। ठीक है, तो डिवाइड कर देंगे इसको, कितना हो गया 2। ठीक है, नहीं तो 1/2, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 5 जा। ठीक है, तो 0.5 आ गया यहाँ पर, 0.5 सेकेंड। ठीक है, तो 0.5 सेकेंड ऑप्शन इसमें ए करेक्ट होगा। एक वस्तु का संवेग नियत है, तब निम्न में से कौन सी राशि नियत होगी। अगर संवेग नियत है तो संवेग नियत है तो क्या होगा, p इज इक्वल टू होता है mb। ठीक है, जो क्या है, नियत है। ठीक है, जब m भी नियत है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर m तो नियत वैसे भी होगा क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान है। ठीक है, और b भी क्या होगा, यहाँ पर नियत होगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें b बिल्कुल करेक्ट होगा, b यहाँ पर नियत होगा, वेग नियत होगा। रॉकेट की गति किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो रॉकेट की जो गति होती है वो किसके संवेग पर संरक्षण पर आधारित है, संवेग के संरक्षण पर, रेखीय संवेग के। ठीक है, यहाँ पर कोणीय संवेग भी दिया है, तो कोणीय संवेग हमें नहीं करना है, रेखीय संवेग करना है। ठीक है, संवेग का सबसे निकट संबंध है, तो संवेग का सबसे निकट संबंध क्या है, आवेग से है, तो ऑप्शन इसमें बी बिल्कुल करेक्ट होगा, आवेग से। आवेग होता क्या है, आवेग क्या होता है, देखो F इज इक्वल टू होता है dp/dt। ठीक है, dp/dt होता है F इज इक्वल टू, तब यहाँ से हम देख सकते हैं कि आवेग जो होता है I इज इक्वल टू होता है F इंटू टी। ठीक है, या हम लिख सकते हैं इसको I इज इक्वल टू T1 टू T2 F इंटू dt। ठीक है, तो यहाँ पर आवेग से ज़्यादा संबंध रहता है, तो संवेग का सबसे निकट संबंध किसका होगा, आवेग से होगा। रॉकेट का इंजन रॉकेट को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाता है, क्योंकि रॉकेट से अत्यधिक वेग से निकलने वाली गर्म गैसें पृथ्वी के विरुद्ध बल लगाती हैं, ये नहीं हो सकता। हवा के विरुद्ध बल लगाती हैं, नहीं हो सकता। रॉकेट के विरुद्ध प्रतिक्रिया बल लगाती हैं तथा उसे ऊपर धकेलती हैं, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन इसमें सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, हमें पता है कि रॉकेट जो होता है, ठीक है, तो रॉकेट जो है, सॉरी हमने क्या बना दिया ये, ठीक है, तो रॉकेट पीछे की तरफ जो है गर्म गैसें छोड़ता है। ठीक है, तो ये जो गैसें हैं ये पीछे की तरफ बल लगाती हैं। ठीक है, और आगे की तरफ रॉकेट अगर बी चाल से चल रहा है तो इनके गैसों का जो वेग है वो भी क्या होगा, ठीक है, वो भी पीछे की तरफ चलेंगी, तो इनका जो है प्रतिक्रिया बल होता है। ठीक है, नहीं, जो रॉकेट को आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, बल लगाती हैं। ठीक है, नहीं, रॉकेट की जो गति होती है उसमें संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है, रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। ओके, 200 ग्राम द्रव्यमान की बंदूक की गोली 5 मीटर पर सेकंड के वेग से दागी जाती है। यदि बंदूक का द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो तो बंदूक किस वेग से पीछे की तरफ जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है इसमें, हमें इसमें संवेग देखो संरक्षित रहेगा, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। हमें v2 फाइंड करना है, तो m1 v1 अपॉन m2। ठीक है, m1 कितना है, यहाँ पे 200 ग्राम दिया है, तो 200 ग्राम को सबसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे 1000 से भाग दे करके किलोग्राम में। ठीक है,
फिर 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बेग 1 B1 दिया हुआ है, M2 कितना है 1 किलोग्राम है, ठीक है। तब क्या आएगा, तब इसमें देख सकते हैं, यहाँ से देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 जा, और 5 से 5 का कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ गया 1, तो 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है नहीं। तो बंदूक जो है वो पीछे की तरफ 1 मीटर पर सेकेंड की चाल से बेग से पीछे की तरफ आएगी, ठीक है नहीं। ओके, इसमें 50 क्वेश्चन है, तो 50 में से हमने लगभग हाफ़ कर लिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम हाफ़ करेंगे, लगभग 25 इसमें हो चुके हैं, लगभग 25 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और जो वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओके, थैंक यू वेरी मच।